सन 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू समावेशी शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों और दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा को पहुंचाने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है। इग्नू भारत एवं विश्व के विभिन्न देशों में 30 लाख से अधिक विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को भिन्न भिन्न माध्यमों से पूरा कर रहा है। इस हेतु 67 क्षेत्रीय केंद्र तथा 2000 शिक्षार्थी सहायता केंद्र या अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं। उनमें से एक अध्ययन केंद्र कानपुर के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में बनाया गया है, जहां न केवल कानपुर शहर बल्कि दूर दराज के ग्रामीण अंचलों के सैकड़ों विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के तेलीबाग में तथा प्रधान कार्यालय दिल्ली के मैदानगढ़ी में स्थित है। इग्नू की शिक्षा पद्धति शिक्षकोन्मुखी न होकर छात्रोन्मुखी है। शिक्षार्थी सहायता केंद्र कानपुर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र बताते हैं कि इग्नू अपने विद्यार्थियों के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा संपूर्ण शिक्षण सामग्री स्वयं बनवाकर प्रोवाइड करवाता है। यहाँ किसी भी विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री के लिए अन्यत्र कहीं भटकना नहीं पड़ता। कोरोना के पूर्व तक सभी शिक्षार्थी सहायता केंद्रों पर विद्यार्थियों की सहायता हेतु प्रत्येक विषय के एकेडमिक काउंसलर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहते थे। हालांकि कानपुर के अधिकांश विद्यार्थियों को किसी कारणवश यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। कोरोना के समय से सभी काउंसलिंग सत्र ऑनलाइन संचालित है, जिसका शेड्यूल क्षेत्रीय केंद्रों से पता किया जा सकता है। वो अलग बात है कि ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल की प्रॉपर जानकारी के अभाव में अनगिनत विद्यार्थी आज तक इस सुविधा से भी वंचित हैं और शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आइए इग्नू और उसकी शिक्षा पद्धति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपको मिलवाते हैं इग्नू अध्ययन केंद्र कानपुर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र से। इग्नू जैसा कि नाम से ही है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब ये है कि बच्चा एडमिशन लेता है और क्लासरूम नहीं होता, उसमें क्लास में नहीं आना होता है, आपको एग्जाम देना होता है। बीच में उसमें प्रोसेस ये है कि एडमिशन लेने के बाद में जैसे क्लास चलती है, रेगुलर क्लास ना होकर आप अपने काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपके डाउट्स हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छाई इसमें यह है कि आप किसी भी टाइम पे एडमिशन ले सकते हैं। साल में 2 बार इसमें एडमिशन होता है, जनवरी और जुलाई 2 सेशंस में एडमिशन होता है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह पे आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। कहीं पे भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जब भी आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा तो आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। अपने स्टडी सेंटर मान लीजिए अभी आपने यहाँ का चूज कर लिया और आपको कल कहीं और ट्रांसफर हो जाते हैं, आप वहां पे जाके भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। जी अच्छा, तो ये जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, इससे और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में खास भिन्नता क्या है? खास डिफरेंस है वो यही है कि आपको जो डिस्टेंस एजुकेशन के केस में क्लासेस नहीं होती हैं और जो भी इसमें टाइम लिमिट है वो अलग है और कोई भी बच्चा जो अभी आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ भी आप कर सकते हैं। कहीं आप पढ़ा रहे हैं, कहीं आपको पढ़ाते हुए ही आपको एक और डिग्री चाहिए, वो आप कर सकते हैं, जो कि रेगुलर मोड में पॉसिबल नहीं है। कानपुर यूनिवर्सिटी या कोई भी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, उन सब में रेगुलर मोड्स में आपको क्लासरूम में जाना जरूरी है और उसके साथ आप कोई भी और दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। जबकि डिस्टेंस एजुकेशन में मुक्त विश्वविद्यालयों के केस में ऐसा है कि आप किसी भी काम के साथ में ये कोर्सेज कंटिन्यू कर सकते हैं। वैल्यू इसकी कैसे? वैल्यू इसकी इग्नू की बिल्कुल जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जैसे वैल्यू है, वैसे ही इग्नू की सेम वैल्यू है। और अभी जैसे नेक्ट से एक्रेडिटेशन होता है तो इग्नू को ए ग्रेड भी मिला हुआ है, A+ ग्रेड मिला हुआ है। तो इग्नू बिल्कुल एट पार है, बल्कि यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटीज से बेटर है। मतलब लोग एक शंका रहती है कि ये डिग्री पता नहीं कहीं मान होगी कि नहीं मान। कुछ एक जनधारणा के रूप में जरूर है कि इग्नू की या किसी डिस्टेंस एजुकेशन की वैल्यू होती है कि नहीं होती है। तो मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि इग्नू की आपकी वैल्यू जो है वो ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे उतनी ही मानी जाती है जैसे किसी और यूनिवर्सिटी की, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उसी तरह से इग्नू को रिकॉग्नाइज किया। जितनी यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज होती है, ये भी रिकॉर्ड है? ये यूजीसी से न रिकॉग्नाइज होकर ये सीधे MHRD के अंडर में होती है। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसी के अंडर में ये डायरेक्ट होती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उस तरह की यूनिवर्सिटी है। और सारे अच्छा, एक इसमें हमने देखा है कि एक कोर्स है आपके यहाँ BPP,
तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, लोग पीपीपी पहले चल रहा था, अब इस टाइम पे वो कोर्स बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब नहीं चल रहा है वो प्रोग्राम, बैचलर्स प्रोग्राम जो था अच्छा, वो पहले सीधे चल रहा था, इंटर पास अब ही उसको बंद कर दिया है, अभी टेम्परेली बंद किया है। हो सकता है कि इन द कमिंग फ्यूचर कोई और प्रोग्राम उसी के एवज में वो लॉन्च करें। वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई पढ़ पाया, क्वालिफिकेशन नहीं थी, उसको करने के बाद आप बैचलर्स डिग्री कर सकते थे, और उस डिग्री की भी वही वैल्यू होती है। हाँ, उसकी वही वैल्यू होती थी जी। लेकिन अब टेम्परेली वो बंद है, जैसे ही वो चालू होता है फिर से चालू किया जाए। कानपुर में जो सेंटर रन हो रहा है, ये हमें लगता है कानपुर और 4-5 डिस्ट्रिक्ट का एक अलग सेंटर है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, मेनली कानपुर को कवर करता है ये। हाँ। क्योंकि कानपुर देहात में भी हमारा सेंटर है, कहाँ इधर कानपुर देहात में पोखराया में सेंटर है, चल रहा है अभी। फतेहपुर में है, झांसी में है। तो मेन कानपुर का जो सेंटर है वो कुछ मतलब राजधानी के पास में होने की वजह से लोग यहाँ पे ज्यादा एनरोल होते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन सेंटर आसपास के जिलों में है। बाकी सेंटर से ये कानपुर का कुछ अलग है, क्या सुविधा यहाँ पर? कानपुर का अलग ये है कि हम लोग पूरी तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली काम करते हैं जी। और जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं उनको सबमिशन के लिए हमारे सेंटर पे हफ्ते में 5 दिन खुलता है सेंटर, वेडनेसडे छोड़ के बाकी सारे दिन में सेंटर खुलता है। तो जो भी स्टूडेंट के काम है वो सारे काम उस टाइम पे होते रहते हैं। अच्छा, ये काउंसलिंग का एक अभी इशू रहा बीच में कि काउंसलर उपलब्ध नहीं होते स्टूडेंट को, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? बीच में थोड़ी सी समस्या थी, कोरोना पीरियड में हमारे इसने इग्नू ने ये किया था कि काउंसलिंग मर्ज कर दी थी। अच्छा। कुछ सेंटर्स को ही काउंसलिंग सेंटर बनाया था और वहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग चला रहे हैं आजकल। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के बच्चे किसी भी सेंटर पे इनरोल्ड हैं, उनकी काउंसलिंग हमारे यहाँ हो सकती है और हमारे बच्चों की भी काउंसलिंग कोई और सेंटर भी करा सकता है। कोर्स वाइज करा दिया, जैसे कुछ कोर्सेज की ही हमको काउंसलिंग दी गई कि आप इतने कोर्सेज की काउंसलिंग कराएंगे जो ऑनलाइन मोड में होगी, तो वो किसी भी जगह बच्चा बैठा हो वो उसको ऑनलाइन में कर सकता है। अच्छा। तो अब उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं और जल्दी ही फिर से ऑफलाइन जो अभी चालू नहीं हुई है, ऑफलाइन अभी चालू नहीं, अभी ऑनलाइन सारी ऑनलाइन ही चल रही है। तो उनका वैसे ही मर्ज प्रोसेस, उसका पता कैसे चलता है कहाँ की काउंसलिंग? जो भी बच्चे हैं उनके पास जब भी सेंटर वो हो जाता है, जिस सेंटर को मिलता है कि हमको जिन कोर्सेज की करानी है, उन बच्चों को हम व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज दें। इस समय यहाँ पर कितने कोर्सेज चले हैं आपके यहाँ पे? कोर्सेज तो एग्जैक्ट नंबर बता पाना मुश्किल है क्योंकि डे टू डे कोर्सेज चेंज होते रहते हैं, कोई कोर्स बंद होता है, कोई खुलता है, लेकिन मैक्सिमम कोर्सेज जो बैचलर्स के हैं वो सारे हमारे पास चल रहे हैं। और मास्टर्स के भी जो MA.Com वगैरह कोर्सेज हैं सारे। और काउंसलिंग कितने सब्जेक्ट लगभग चल रहे होंगे आप? काउंसलिंग हमको केवल अभी जो सोशल वर्क की दी गई है और MP प्रोग्राम की दी गई है, उनकी काउंसलिंग हमारे। अच्छा, बाकी की सारी बाकी अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग जगह रहती है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन आपको रहती है कि ये काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसको ज्यादा बच्चे को देना ज्यादा प्रेफर करते हैं इन रिस्पेक्ट टू काउंसलर या कोऑर्डिनेटर को देने के बजाय बच्चे को इन्फॉर्म ज्यादा करना। अब अगर इस तरह की काउंसलिंग में बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, आपको भी सूचना नहीं रहती उसकी, तो बच्चा कहाँ रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करने पे रीजनल सेंटर कोई नंबर दिया गया है कि सीधे रीजनल सेंटर पे वेबसाइट पे उसका नंबर भी है, ईमेल भी है, सारी चीजें हैं, वहाँ शिकायत कर सकता है कि हमें कहाँ करना है काउंसलिंग, किस तरह से करना। जी। तो इस तरह से एक सेंटर चल रहा है। और क्या भविष्य है इसको लेकर के, आपकी क्या संभावना है ऐसे, इसको और क्या करने वाले हैं आप इसको लेकर के? अब अभी तो जिस हिसाब से सेंटर चल रहा है अच्छी तरीके से चल रहा है, फिर भी कोशिश हम लोग की यही है कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उन प्रॉब्लम्स को ही दूर करने का जितना भर सकते प्रयास कर सकते हैं वो। जी। एक चीज है, और जैसे क्योंकि एक अपना स्वयं का कॉलेज है, एक ही सेंटर है पूरे भले कानपुर नगर का हो, तो बेसिकली कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अकेले नहीं आते, कई बार गार्जियन भी साथ में आना पड़ता है। तो गार्जियंस को लेकर के आपके स्टाफ का क्या रवैया, उसको क्या गाइडलाइन रहती है? गार्जियन के लिए हमारा तो पूरी तरह से स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी गार्जियन आता है, अगर वो रुकना चाहता है तो उसको प्रॉपर प्लेस पे बिठा दीजिए, और अगर वो जाना चाहता है तो उसको ये इन्फॉर्म कर दें कि वो कितनी देर बाद बच्चे को वापस ले जा सकता है। जी। और गार्जियन से प्रॉपर बिहेवियर, ये तो हम अपने कॉलेज के लिए भी प्रेफर करते हैं और वही चीज हम इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए भी वही चीज कहते हैं। हमारे सारे मतलब स्टाफ को हम इसी ट्रेनिंग में ही रखते हैं। जी। अभी कुछ एक आध शिकायत मिली थी कुछ गार्जियन के साथ बिहेव, आपके जो 4th क्लास के जो लोग रहते हैं उन्होंने कुछ किया? मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया है, जब से मैं कोऑर्डिनेटर हूँ तब से तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ है, और अगर पहले भी हुआ होगा तो उसका जरूर से संज्ञान लिया गया होगा। अच्छा। जहाँ तक मेरा वो है कि पूरा लिया गया होगा।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी प्राप्त करके। और कितना लगभग स्टूडेंट इस समय एनरोल होगा यहाँ पर? एनरोलमेंट तो लगभग हम जो अभी एग्जाम करा रहे हैं वो तो लगभग 9,000 बच्चों का एग्जाम हमारे यहाँ इस बार हो रहा है। जी जी। और इन जनरल जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है पर ईयर वाला वो करीब 1,000 के आसपास में रहता है, जो पर ईयर एनरोल होता है। एक तरह से धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब गार्जियन को पूरे हमें लगता है कि कुछ मामलों में ये बेटर है, ऐसा कह सकते हैं कि आप ये यूनिवर्सिटी जैसे कोर्स प्रोवाइडर जो सिलेबस वगैरह। नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत सारे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोर्सेज बहुत सारे मिल जाते हैं, जो कोर्सेज रेगुलर मोड में नहीं मिलते हैं। रेगुलर मोड में आप देखेंगे तो वही बीएससी बीकॉम बीए मिलेगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, जबकि इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, आप बहुत से कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ जो जानकारी में मिलती कि जो जैसे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, कहीं भी एडमिशन लिया, दूसरी यूनिवर्सिटी में लिया, अब उसके बाद टीचर से वो संपर्क करता है, फिर वो बुक्स सिलेक्ट करते हैं, फिर वो इस राइटर की बुक लेकर गया, फिर वो नोट्स बनाते हैं। इसमें हमें लगता है इग्नू थोड़ा सा बेटर है, ये नोट्स बना के देता है। इग्नू स्टडी मटेरियल अपना पूरा प्रोवाइड करता है, और खास बात यह है कि इग्नू का स्टडी मटेरियल इग्नू के स्टूडेंट्स ही नहीं, किसी भी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। वो कोई भी बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है वो इग्नू की वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश एक वो है, जिससे कि उस पे इग्नू का सारा मटेरियल अवेलेबल है, पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसको कोई भी स्टूडेंट उसको यूज कर सकता है। तो इग्नू का स्टूडेंट है वो भी यूज कर सकता है, जो इग्नू का स्टूडेंट नहीं है वो भी उसको यूज कर सकता है, और ये एक क्वालिटी का स्टडी मटेरियल सारा कुछ रहता है। आप यहाँ पर किस सब्जेक्ट को देखते हैं? मैं फिजिक्स में हूँ। जैसे फिजिक्स का उदाहरण लेते हैं, तो फिजिक्स का जो कोर्स मटेरियल आप सिलेक्ट कराते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर बच्चे उसको तैयारी करते हैं, वो जो बेटर जो यहाँ का यूनिवर्सिटी का सिलेबस कानपुर का है और इग्नू के सिलेबस, बेसिकली क्या बेटर आप पाते हैं? कुछ है अलग? दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है, और चूंकि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस अभी लागू हुआ है, जो एनईपी अभी लागू हुई है। इग्नू इसको बहुत पहले से दे रहा है, इग्नू सीबीसीएस को पहले से ऑप्ट किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से बच्चे की चॉइस का जो मटेरियल है वो अलग अलग हो जाता है, सिलेबस अलग अलग है, तो इसलिए दोनों को कंपेयर कर पाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर एक नॉलेज के हिसाब से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इग्नू का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा माना जाता है। जितने भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं वो सब उसको वो करते हैं, यूज करते हैं, तो इसके हिसाब से उनका मटेरियल तो अच्छा है ही। एक और प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट महसूस करते हैं, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम है, तो हमें लगता है कि इग्नू ने अंग्रेजी मीडियम का सिलेबस बनाया, उसको भी किसी से गूगल से ट्रांसलेट किया, ऐसा ट्रांसलेट, जो हिंदी का मटेरियल होता है उसकी की जो लैंग्वेज होती है बड़ी भ्रष्ट टाइप की होती है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाहता है। कई बार मैंने इतना ज्यादा मीडियम पे नहीं ध्यान दिया है, तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इग्नू ने कोर्स मटेरियल जब प्रोवाइड किया है तो उसको बहुत ही नजरों से वो जाता है, तो अगर उसमें कोई एरर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर हो सकती हैं, वो रह गई हो, तो उनको जरूर इग्नू दूर करने का कोशिश करेगी। अब आप समझौता ध्यान देंगे सब अपने ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर? अब आपने मेंशन किया तो मैं उसको जरूर ध्यान दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस पे मीडियम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है कि अलग अलग मीडियम में, दोनों मीडियम्स में क्या अंतर है, तो आगे फिर ध्यान दिया जाए। बहुत अच्छा लगा।